हाँ भाई, इसमें हम चैप्टर डिस्कस करेंगे आज, जो होगा बेटा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। ऐप पे जाके आप क्लास अगर नहीं मिस हो जाती, आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है नेटवर्क वगैरह की, तो क्लास ये रिकॉर्ड हो रही है तो उसको जाके आप वहाँ एक्सेस कर सकते हो। लिंक मैं डाल देता हूँ डेली, ठीक है ना। आवर्स लाइव पे भी है और दूसरी वाली ऐप पे भी है, तो वहाँ दोनों जगह जाके आप एक्सेस कर सकते हो फाइल को। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं आएगी। हाँ, तो हम कहाँ थे? वर्क, एनर्जी, पावर पे। सबसे पहले हमें किसका पता हो बेटा? वर्क। ठीक है। फिजिक्स के टर्म में हम क्या कहते हैं? वर्क क्या होगा? जब बेटा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स होती है और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क कहेंगे। ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट अगर एस है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। जैसे मैंने कहा कि ये एक ब्लॉक है, फोर्स पे मैंने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, फोर्स को मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल थीटा दिया है, तो फोर्स की एक्चुअल डायरेक्शन है वो कौन सी काम करेगी? कोस थीटा। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में इसके साथ क्या आ गया बेटा? कोस थीटा आ गया। अगर मैं यूनिट कहूं, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है भाई? एसआई यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। डायमेंशन फार्मूला m1l2 t-2 के। ठीक है। अगर हम इस वर्क को वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं एफ। मान लो dx डिस्प्लेसमेंट है तो dx आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट हो चुके हैं यहाँ। ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट थी, मैंने उसको x से दिखा दिया। तो वर्क हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dx हो जाएगा। अगर हमें मान लो फोर्स की इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की टर्म में दे रखी है, हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे और फोर्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको वेरियस फॉर्म्स में लिख सकते हैं। एंगल दिया है तो एंगल के फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म में। इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो होती है बेटा अर्ग। ठीक है। और 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। अर्ग जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग वर्क और एनर्जी जैसा ही है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग केसेस में ये काम करेंगे। अब इसमें हमारे पास आता है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग। ठीक है। इसको हम आगे भी पढ़ना है, इसको हम नाम देते हैं आगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। दोनों आर्टिकल सेम है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क और एनर्जी थ्योरम से दोनों सेम होते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास बेटा एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अगर हमने उसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स कर दी, यहाँ था आगे ले गए, तो इसके केस में हुक्स लॉ के हिसाब से फोर्स किसके बराबर होता है? के एक्स के। अप्लाइड फोर्स डिफॉर्मिंग करोगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगी एफ। मान लो एफ डैश है, वो आ जाएगी माइनस के एक्स है। इसमें अगर हम वर्क डन निकालें तो ये आ जाएगा हाफ के इंटू एक्स स्क्र के। इसका सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना, तो एक्स की पावर बढ़ के इतनी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में वैल्यू निकाल सकते हैं वर्क की। वर्क हमारा टाइप्स के बेसिस पर 3 तरह का हो सकता है। ये चीज तुमने बेसिक में पढ़ी होगी। टाइप्स ऑफ वर्क हमारा 3 है। पहला पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब एंगल थीटा बिटवीन एफ और एस जो है वो लेस देन 90 है। ठीक है। तो इसमें ये है। सेकंड आता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होगा? जब थीटा बिटवीन जो है बेटा एफ और एस वो अपना मोर देन 90 हो या ग्रेटर देन 90 हो जाए। ठीक। और अगर थर्ड केस है जीरो वर्क का, तो जीरो वर्क के केस में हमारे पास अगर फोर्स जीरो है, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और या फिर एंगल प्योरली 90 डिग्री है, 90 है सिर्फ, तो उन तीनों केसेस में वर्क कितना होगा? जीरो होगा। जैसे हम दीवार को पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, दीवार तो आगे जाएगी नहीं, हमने फोर्स तो लगाया पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो वर्क जीरो हो जाएगा। सिमिलरली हमने एक टेबल के ऊपर बुक रख दी, ठीक है, बुक को उठाया ही नहीं, फोर्स जीरो है, इसका मतलब बाकी सारी चीजें भी जीरो हो गई। अब इसी बुक को हम ऊपर से पुश कर रहे हैं और चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जाए। फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, एंगल 90 डिग्री है, तो डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं, वैसे भी नहीं हो रही, दो स्पेशल केस भी कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी फोर्स काम करती है। ठीक है। अब इसमें हम क्या निकालते हैं नेक्स्ट आगे? इसमें हम अलग अलग कंसेप्ट के हिसाब से इसको करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना बेटा,
कि फ्रिक्शन फोर्स जो है उसके केस में अगर आपको वर्क निकालना कोई दे दे तो आप उसको नेगेटिव कर दोगे। मतलब अगर आपने पॉजिटिव निकाल रखा है तो फ्रिक्शन के केस पूछे तो उसको नेगेटिव कर देना है, ठीक है। अगर हमारे पास एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, मान लो किसी ऐसी शेप का कोई ग्राफ हमें ले दे, तो हमें इससे वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इस ग्राफ का एरिया जो है वो हमें वर्क देगा उस केस में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है वो एक बार करके आते हैं, फिर दोबारा वर्क से रिलेटेड आगे काम करेंगे, ठीक है। देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें क्या दिया है? एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्प्लेस हुआ है पॉइंट इस से पॉइंट इस तक, ठीक है। हमें फोर्स दिया है इतना है, हमें वर्क डन बताना है। इसके केस में डब्ल्यू डी का मतलब वर्क डन है। तो आपको सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। कैसे? डिफरेंस करके। 4 - 3 करोगे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आप करते हो तो 2 - 1 1 आ जाएगा। और 1 - 2 करोगे तो -1 आ जाएगा। वेक्टर में लिखना चाहते हो तो वेक्टर में लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट निपटाओ, कोई दिक्कत नहीं। डॉट प्रोडक्ट पता है ना कैसे होती है? आई की मल्टीप्लाई आई से, जे की जे से, के की के से करो। फिर कितना आया? 1, अगले में 2, और उससे अगले में -3। तो आंसर कितना आ गया भाई? 0। तो इसका मतलब इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 वर्क डन भी हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना है? 0 है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। हमें दिया है बेटा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकालना है। फ्रिक्शन में ध्यान रखना बेटा नेगेटिव साइन आता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही अपने खत्म हो गए, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन का जो क्वेश्चन होगा उसी को हम आंसर देंगे। फोर्स ये है, फोर्स ये है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अब यहाँ इस एंगल को डिफाइन करो। ये एफ हो गया, ये एंगल थीटा है, इसका ऊपर वाला एंगल आएगा ना, ये एंगल इसका थीटा है। तो कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है यहाँ? एफ कोस थीटा, तो ऊपर की तरफ है। ये वाला एंगल ना होके ये वाला एंगल होगा। और ये आ गया एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा में एम जी जुड़ के तो अपना आर के बराबर हो गया, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू आर ही होता है। आर हमने जोड़ लिया, कितना आएगा? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर माइनस साइन के साथ ये आना चाहिए, तो इस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही निकालनी है। चलो, इसमें हमारे पास एफ और डी कर्व दे रखी है सामने सामने। ये इसके ऑप्शन दिए हैं। थोड़ा सा लेंथी स्टेटमेंट है, काम बिल्कुल आसान है। जैसे पहले में है, पहले में अगर हम निकालेंगे ये आंसर, ये क्वेश्चन है और इसके आंसर है, मैच करने अपने को। और डी ऑप्शन मिसिंग है, वो है ही नहीं, ठीक है। तो पहले में एरिया क्या आएगा? पहले में फार्मूला लगाओगे, हाफ बेस कितना है बेटा? 4 है, इंटू हाइट 100 है, तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के हिसाब से अगर आप काम करें तो नीचे है साइड 2 और 50 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आया? 100 ही आ जाएगा। माइनस करना पड़ेगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो है, लेकिन एरिया ऑफ द कर्व वर्क हमारा नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसलिए पहले का आंसर 100 आया। तो ए ऑप्शन के साथ पी ऑप्शन हर एक में ही दे रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब बाकी भी हमसे सोल्व करवाएगा, तो जो आसान कर्व है पहले वो सोल्व कर लो। सी ऑप्शन करते हैं, सी ऑप्शन से आधी छटाई हो जाएगी अपनी। इसमें हम बात करते हैं इससे इस कर्व के, ठीक है। पहले हमारे पास ये है रेक्टेंगल, तो 5 1 जा 5 हो गया। ऊपर लगाओगे तो ऊपर ट्रायंगल का लगा सकते हो या ट्रेपेजियम भी लग सकता है, उसका निकालोगे नीचे का। सिमिलरली इसमें, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो है एक सबके साथ क्या? डी ऑप्शन के रिस्पेक्ट में कोई ऑप्शन दो नहीं, पी क्यू आर है। मतलब एक क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल हैं। अच्छा, बी का भी पी है क्या? ठीक है। तो ये निकाल के देख लेना एक बार, सभी का उसके एरिया निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है बेटा। इसके केस में फोर्स दे रखा है, ये है आप वर्क इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम x1 टू x2 बताना है। अभी किया था ना स्प्रिंग के केस में। तो अब इसमें थोड़ी सी चीज खतरनाक वाली ये है कि इसके साथ साथ एंगल भी दे रखा है। तो वैसे तो अपना फार्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर था, लेकिन एंगल दे रखा है तो cos 60 की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। cos 60 कितना होता है? वैल्यू ऑफ cos 60 बताओ भाई। ऑफ हाफ होता है 1/2। तो यहाँ हम इसके साथ 1/2 रख देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा? ये आ जाएगा वर्क डन इसके केस में डी डब्ल्यू, जो आएगा के। फोर्स दे रखा ना, डिस्प्लेसमेंट भी एक और रखनी पड़ेगी, तो ये होगा के एक्स क्यूब। समझ गए क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स था, मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक्स करना पड़ेगा, और एंगल जब रखेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे
तो कितना आना है x³/3। इसका मतलब किसके केस में कितना आ जाएगा k/6 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ मास दे रखा है हमें 30 ग्राम, डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के टर्म में एक्सप्रेस है, हमें वर्क डन बताना है इन द फर्स्ट 4 सेकंड के। तो डिस्प्लेसमेंट से आप दो चीजें निकाल सकते हो, क्या वेलोसिटी भी निकाल सकते हो और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है। अगर हम वर्क का फार्मूला करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम इसका एक और फार्मूला करें तो वर्क हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी होता है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी वो वैल्यू देगा। तो सबसे पहले इससे वेलोसिटी निकाल लो, डेरिवेटिव करो, v इज इक्वल टू dx/dt। कितना आएगा भाई 3t का 3 आ जाएगा, अगले में करोगे तो 8t और उससे अगले में करोगे t, 3t² हो गया। ठीक है। पहले इनिशियल वैल्यू फर्स्ट 4 सेकंड की बात कर रहा है, सिर्फ फोर्थ की नहीं थी उसने, फर्स्ट 4 की बोली, तो 0 रखेंगे तो वेलोसिटी 3 आ जाएगी। उसके बाद जब वेलोसिटी इसके केस में 4 पे करोगे तो कितनी आएगी, निकालो जल्दी से, 4 रखो इसमें कितने आए, 4 रख के बताओ कितनी आई। ओह, कितनी आई भी 4 रख के 19। ये प्लस का साइन है, सॉरी वो ये गड़बड़ होगी, ये प्लस का आएगा, ये प्लस का दे रखा था ना, 19 आएगी फिर ये हो जाएगा 3 -42, 32 हो जाएगा, और प्लस में 16, 3 जा 48, तो 51 में से 32 घटाना 19 आ जाएगी। ठीक है ना, ये प्लस का साइन मेरे से रहेगा गलती से। हाफ एम है बेटा कितना 30 ग्राम है, वो रख लेना, मिली में आंसर बता दें कोई दिक्कत नहीं है, और इनटू में 19 माइनस 19 का स्क्वायर कर लो, माइनस हो गया, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, अरे कौन है रे, माइक ऑफ कर लो, 115 जूल आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से है। एक क्वेश्चन है इसमें, ग्राफ से रिलेटेड के हो गए सारे ही हो गए लगभग अपने। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, इसमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी असल में हमें, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि यहाँ हमें एक तरह से वर्क ही बताना है। ठीक है, तो इस ग्राफ का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। पढ़ो जरा क्या कह रहा है। एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसके अंदर फोर्स मास है 2 kg, बॉडी मूव करती है अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल x0 पे 4 मीटर पर सेकंड है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट x इज इक्वल टू 3 मीटर पे बताने कितनी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, बाद में करेंगे काइनेटिक एनर्जी वाले, तो सारा एक साथ ही हो जाएगा फिर अपना। चलो आगे पढ़ते हैं, थोड़ी सी थ्योरी फिर आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हमने अब तक काम बेटा वर्क पे कर लिया है, वर्क का हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव थे वो टर्म क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस कंडीशन है पॉजिटिव नेगेटिव वर्क के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पावर की तरफ, एनर्जी कल करेंगे। पावर जो आता है, पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का जो फार्मूला होता है वो पावर के दो फार्मूले यूज करते हैं। पावर को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कि हमने काम को कितना स्पीड से किया है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, जैसे एक काम था एक दिन ने 4 दिन में करके निपटाया, उसी काम को एक दिन ने 10 दिन में करके निपटाया, तो काम तो एक ही है, एक ने जल्दी मीटर खींच दिया, दूसरे ने ये। अब पावर जो है उसके मेजरमेंट के तरीके बदल दिए गए हैं। आज के टाइम हम क्या करते हैं व्हीकल्स के केस में, व्हीकल्स के केस में कहते हैं कि 0 से 100 की स्पीड जो है वो 6 सेकंड में अचीव कर लेगा। इसी तरह एक दूसरा व्हीकल है 0 से 100 की स्पीड 4 सेकंड में मेजर कर देगा। इसका मतलब वहां क्या है, एचपी की बजाय यानी हॉर्स पावर की बजाय हमने ये एक स्टैंडर्ड बना ले ताकि कॉमन मैन के जल्दी से समझ में आ जाए कि इंजन जो है वो जल्दी से पावर ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो पावर का जो हमारा फार्मूला है वो है बेटा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम के। इसका एक और फार्मूला भी यूज होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हम पावर के लिए यूज करते हैं। पावर का जो हमारे पास एसआई यूनिट है वो है बेटा वाट। ठीक है, वाट जिसको हम कहते हैं जूल पर सेकंड के। ठीक, इसकी कई और कमर्शियल यूनिट भी हम यूज करते हैं, जैसे किलोवाट है, 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मेगावाट है,
मेगावाट की अगर बात करें तो 10⁶ हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम इसको 10⁻³ किलोवाट भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक मोस्ट कॉमनली कमर्शियल फॉर्म में यूज होती है एचपी, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में लोग हॉर्सेस यूज करते थे, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 746 वाट के, ठीक है। और इसकी जो एफपीएस यूनिट है पावर की, वो भी कई बार आ जाती है, बाकी नॉर्मली यूज नहीं होती, वो होती है फुट इंटू पाउंड डिवाइडेड बाय सेकंड से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ डब्ल्यू का नाम देते हैं, डब्ल्यू का मतलब वाट ही है, तो एक वाट में 0.738 फिट पाउंड को दिखाया जाता है एलबी से, पर सेकंड से, ठीक है। तो ये इसकी इस फॉर्म में काम करेगी। इसमें एक वर्ड आता है बेटा एफिशिएंसी, जिसमें आप कई जगह इसको करके आ रहे हो। एफिशिएंसी में हमेशा सिंबल देते हैं हम नीटा से। इसका फार्मूला हमेशा सेम रहता है कि आपने कितना वर्क डन किया या फिर डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट कितने थे, ठीक है। या फिर अगर इसको सिंपल फॉर्म में याद करना हो तो हम लिख सकते हैं इनपुट, इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट के, ओ बाई आई से सीधा याद होता है ये, तो इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास एक ग्राफ है बेटा, जो ग्राफ है पावर और दूसरा टाइम का, तो पावर और टाइम का कोई भी ग्राफ हमें किसी भी फॉर्म में दे सकता है, तो पावर इनटू टाइम जो है उस ग्राफ का अगर आप इंटीग्रेशन कर दो, मतलब अगर इक्वेशन फॉर्म में दिया है तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। सेम इसी तरह इसी ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल दो तो उससे हमें वर्क डन मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट कंडीशन है, हम वर्क डन अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें एक अब और चीज आती है जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। बस ये और निपटाएं आज। कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी कल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको एनएलएम के करने जरूरी है, ठीक है। कोई समझ में नहीं आता तो बेटा पूछना। इसमें हमारे पास पहले आती है बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहती है, अगर मान लो हम पॉइंट ए से बी मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस ए से बी के बीच का डिस्टेंस बेटा एच है, तो पहला हम बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, दूसरा हमने स्टेप वाइज कोई मेथड अपनाया है जिसमें हमारी मूवमेंट इधर हो रही है, तीसरा हम घूम फिर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी कंडीशन में कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहती है कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, ठीक है। तो इसका कहना क्या है, ये चीज पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उनमें भी पढ़ी है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहती है कि ये डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, ठीक है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो भी उसकी पोजीशन होगी उसी के हिसाब से डिनोट होगी, बाकी किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। कंजर्वेटिव के एग्जांपल याद रखना बेटा, क्योंकि कई बार ये इसी तरह की सिचुएशन बनाता है। ग्रेविटेशन फोर्स हमारी कंजर्वेटिव है, ठीक है। सेकंड इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। थर्ड स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग के केस में काम करते हैं, या फिर हम उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। और लास्ट में मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेट के बीच में लगने वाली फोर्स भी हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इनमें अगर कोई ऐसी सिचुएशन बना दे हमारे पास, कैसी भी बना दे, तो इन सब के केस में सेम अमाउंट ऑफ वर्क होगा, ठीक है ना। इसका एक फेमस क्वेश्चन है, वो तुम्हारे आता रहता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, वो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। सेकंड जो इससे उल्टा है उसको बोलते हैं बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब वो डिपेंड करता है बेटा पाथ के ऊपर, डिपेंड्स ऑन द पाथ, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया है। तब यहाँ नॉन कंजर्वेटिव होता तो इसके केस में वर्क डन अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है बेटा फ्रिक्शन फोर्स है, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लिक्विड्स के केस में एक फोर्स आप पढ़ोगे विस्कस फोर्स, ठीक है, वो भी एक है। इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस जो है, या एयर फ्रिक्शन भी इसको बोल देते हैं, ये भी हमारे लिए एक फोर्स है, जो जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन की बजाय रेजिस्टेंस वर्ड भी यूज कर देते हैं, बात एक ही है। और तीसरा
जो मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में किस फोर्स के जैसे, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट एलिमेंट, ठीक है ना। तो जो करंट एलिमेंट की वजह से बनती है वो हमारी नॉन कंजर्वेटिव होती है, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स बनती है ड्यू टू मैग्नेट्स वो हमारी कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा केस थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इसके केस में निकालते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में। कल हम थोड़ा सा एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एनर्जी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और एनर्जी के बाद हमें कोलिजन को पढ़ना है। एनर्जी को पढ़ना मतलब आपने किसको पढ़ना है, एक तरह से वर्क को पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आपने किसी कंडीशन में वर्क डन निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी ही है, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि किसी जगह अगर आपने कोई वर्क डन किया है तो इनिशियल एनर्जी के वो बराबर होता है, तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इन दिस केस है। तो एनर्जी निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बस वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो वो एक फॉर्म है, या एनर्जी को हम बोलते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये इसमें वेरियस फॉर्म्स है, जैसे इलेक्ट्रिकल भी एक एनर्जी है, मैकेनिकल भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है, साउंड भी एक एनर्जी है, लाइट की अपनी एक एनर्जी होती है, ऑप्टिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो वेरियस फॉर्म्स है। इसमें एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है, पता होगा भी स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, थोड़े से उसके स्पेशल केस हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ा, एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। आज जो तीनों क्वांटिटी हमने पढ़ी, तीनों की तीनों स्केलर हैं। अगर गलती से इनमें किसी को भी वेक्टर बना दिया तो पूरी की पूरी फिजिक्स बदलनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इनमें से कोई भी क्वांटिटी आ जाए हमारी वेक्टर नहीं है, सारी की सारी स्केलर हैं। एनर्जी की जो यूनिट है वो अपनी सेम ही है, जो हम वर्क के लिए कर रहे थे जूल है, लेकिन एनर्जी की हम वेरियस और यूनिट्स भी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक यूनिट हम पढ़ते हैं क्या, किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट आवर में कितने 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोलिकुलर लेवल पे, तो हम वहां एक एनर्जी की यूनिट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई का सिंबल ही, ई की वैल्यू पुट होनी है और कुछ नहीं है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू है। इसी तरह एक एनर्जी की यूनिट कैलोरी यूज होती है, कैलोरी में 4.19 ऐसा है, वैसे तो वैसे हम 4.2 भी ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह वेरियस अदर फॉर्म्स में इसको यूज किया जाता है। एनर्जी का बड़ा एक फेमस रिलेशन है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का, ठीक है। ये रिलेशन क्या कहता है कि अगर आप मास को स्पीड के साथ दौड़ा दो या किसी तरह मूव कर दो तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, इसको सिर्फ मास को एनर्जी में बदल सकते हैं, एनर्जी को वापस मास नहीं बनाया जा सकता। या जो M है उसको निकालने का फॉर्मूला है 1 माइनस एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के। ये एम नॉट क्या है, ये रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बाकी का डिस्कशन फिर हम कल की क्लास में करेंगे, आज सिर्फ इतना ही है। आज हमें सिर्फ वर्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वर्क को एक बार अच्छे से देख लो, कोई न्यूमेरिकल वगैरह ना आए तो एक बार अपना समझ लेना, ठीक है। इसमें हम एनर्जी की दो फॉर्म्स मेनली डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ मोमेंटम भी एक बार दोबारा लौट के आएगा और कोलिजन्स भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो सारे फिर कल के लेक्चर में डिस्कस होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं छेड़ू तो मुझे 1 घंटा और चाहिए, और वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि आगे क्लास है, ठीक है ना। तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसका डिस्कशन फिर कल ही होगा, ठीक है भाई। चलो, रिकॉर्डिंग तो मैं लेक्चर की मिल ही जाती है, ऐप पे मिल जाएगी, तो वहां से एक बार